तो कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ विश्व इतिहास का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारे है औद्योगिक क्रांति। आरएस मेंस के लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ आईएएस मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा रखता है। हिंदी मीडियम में ये टॉपिक बहुत ही कम मिलते हैं वैसे तो। साथ ही साथ बात करें तो अन्य परीक्षाओं में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सामान्य ज्ञान के लिए सभी को ये छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए, इसलिए आपके लिए टॉपिक लेके आए। टॉपिक का नाम है औद्योगिक क्रांति। शुरुआत करें तो 1750 के समय की बात है। कौन सा? 1750 का समय। उस समय के बाद क्या यूरोप में निर्माण, उत्पादन और वितरण प्रणालियों में व्यापक परिवर्तन हुए। आपको तो ये तो पता ही होगा कि 1750 के आसपास जितने भी यूरोप के देश थे, जिसमें अभी जर्मनी का जन्म तो नहीं हुआ था, जर्मनी इटली का एकीकरण तो नहीं हुआ था, लेकिन जो हमारे इंग्लैंड था, डच था, पुर्तगाली, स्पेन, इन्होंने क्या किया था, फ्रांस, तो इन्होंने क्या किया था, जो विश्व के जितने भी देश थे, दूसरे अन्य देश थे, उन पर क्या अपना आधिपत्य जमा रखा था या उनको सबको अपना उपनिवेश बना रखा था। चाहे वो कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या भारत या फिर पूरे यूरोप या अफ्रीका, किसी भी एरिया को आप मान सकते हैं, सबको अपना उपनिवेश बना रखा था। जिसके कारण क्या है, यूरोप में निर्माण, उत्पादन और वितरण प्रणाली में व्यापक परिवर्तन। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कृषि प्रधान जो समाज है उसका तीव्रता से मशीनी आधारित औद्योगिक समाज में परिवर्तन हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, तो औद्योगिक क्रांति का मतलब है 1750 ईस्वी के बाद यूरोप में निर्माण, उत्पादन और वितरण प्रणालियों में व्यापक परिवर्तन हुए और इसके परिणाम स्वरूप कृषि प्रधान जो समाज है उसका तीव्रता से मशीन आधारित औद्योगिक समाज में परिवर्तन हो गया। किसका? कृषि प्रधान समाज का तीव्रता से मशीन आधारित औद्योगिक समाज में परिवर्तन हो गया। या और दोबारा से देखें तो उत्पादन एवं वितरण प्रणाली के साथ ही क्या, उत्पादन और वितरण प्रणाली के साथ ही सामाजिक जीवन में भी परिलक्षित इन तीव्र और नवीन प्रभावों को ही क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। तो सबसे बड़ी चीज होती है, क्यों? क्योंकि ये तेजी से परिवर्तन हुए थे, इसलिए इसको क्रांति का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि इससे पहले तो इनका प्रयोग होता नहीं था, लेकिन अचानक से इतने सारे प्रयोग हुए, इतने तकनीकी इन्वेंशन या आविष्कार हुए कि इनको एक तरह की क्रांति कही जाती है। अभी हमारे क्या औद्योगिक क्रांति नंबर 4 चल रही है। क्या औद्योगिक क्रांति नंबर 4 चल रही है? तो हम तो प्रारंभिक वाली की बात करें, शुरुआती वाली। इतिहासकार हेजन है, उन्होंने क्या घरेलू उद्योग धंधों के मशीनीकरण को, क्या घरेलू उद्योग धंधे थे उनके मशीनीकरण को औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी। कि जो घरेलू उद्योग धंधे थे छोटे छोटे, उनमें जब मशीनों का प्रवेश करा दिया गया तो इसी को औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी। जो टॉयनबी है, क्या टॉयनबी ने का मत था कि 18वीं शताब्दी में हुए ये परिवर्तन इतने पूर्ण थे और इतने शीघ्रता से हुए कि इनको औद्योगिक क्रांति की संज्ञा देना ही उचित माना जाएगा। क्यों? क्योंकि टॉयनबी ये मानते थे कि जो जितने भी परिवर्तन 18वीं शताब्दी के दौरान हुए थे वो इतने पूर्ण थे। पूर्ण का मतलब अपने आप में ये आज भी क्या आविष्कार की तरह लिए जाते हैं, और जो सारी सारे सेक्टर है उसमें इतना तेजी से बदलाव लेके आए थे कि इनको पूर्ण भी माना गया, साथ ही साथ इतनी शीघ्रता से माना गया कि इनको औद्योगिक क्रांति की संज्ञा देना उचित माना गया। किसने? टॉयनबी ने। अब बात करते हैं औद्योगिक क्रांति की। तो कोई पूछे आपसे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किसे कहेंगे, तो हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति का आरंभ। औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड से हुआ। कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था। ये तो आपको पता है, इंग्लैंड एक अलग देश है, अलग ही टापू है, यूरोप से थोड़ा सा साइड में अलग है, तथा यह अपने आरंभ से लगभग 50 सालों तक इंग्लैंड में ही सीमित रहा। क्यों? क्योंकि ये जो आपको ये तो पता ही होगा उस समय क्या है, जैसे फ्रांस के अंदर अलग चल रहा था, इंग्लैंड का मामला अलग चल रहा था, तो जो इंग्लैंड में क्या कुछ बहुत सारे कारण ऐसे थे जिसमें इंग्लैंड के अंदर इसको होना स्वाभाविक सी बातें थी। लेकिन हम इस चीज़ को आगे पढ़ेंगे कि ये सारी बातें इंग्लैंड में क्यों हुई। लेकिन जब इंग्लैंड में शुरू होती है तो ये टेक्नोलॉजी बाहर नहीं जाती है, 50 साल तक लगभग केवल इंग्लैंड में ही रहती है। और इसके बाद यूरोप के दूसरे देशों में फिर इसका विस्तार होता है, कि यूरोप के दूसरे देश है वहाँ पे जाके इसका विस्तार होता है। ठीक है, तो 50 साल तक तो इंग्लैंड में रही और 50 सालों के बाद क्या पूरे यूरोप में फैल जाती है सारी सारी तकनीकी। फिर प्रतीकात्मक रूप से देखें, क्या प्रतीकात्मक रूप से देखें तो इसका प्रारंभ 1769 में, कब? 1769 में माना जाता है, जब रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। किसका? वाटर फ्रेम का आविष्कार किया रिचर्ड आर्कराइट ने। क्या रिचर्ड आर्कराइट ने क्या किया? वाटर फ्रेम का आविष्कार किया 1769 में। तब से हम क्या है प्रतीकात्मक रूप से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मान सकते हैं।
औद्योगिक क्रांति की बात करें तो औद्योगिक क्रांति का प्रारंभिक प्रभाव क्षेत्र कौन सा था? वस्त्र उद्योग। क्या सबसे पहले हम मान सकते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव क्षेत्र या प्रारंभिक प्रभाव कौन से क्षेत्र पर पड़ा? वस्त्र उद्योग पर पड़ा। औद्योगिक क्रांति की बात करें तो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी समाजवादी विचारक थे लुई ब्ला। कौन? लुई ब्ला ने 1837 में किया था। क्या? 1837 में औद्योगिक क्रांति नाम के शब्द। अब शब्द की बात करते, ये शब्द किसने दिया? औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो फ्रांसीसी समाजवादी विचारक थे, कौन? लुई ब्ला। कौन? लुई ब्ला ने 1837 में किया था। औद्योगिक क्रांति को व्यापक अर्थ प्रदान करने का श्रेय, क्या औद्योगिक क्रांति को व्यापक अर्थ प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? हमारे अर्नोल्ड टॉयनबी को जाता है। किसको? अर्नोल्ड टॉयनबी को जाता है। हमारे औद्योगिक क्रांति को व्यापक अर्थ प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? अर्नोल्ड टॉयनबी को। अब बात करें औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हेतु 4 क्षेत्रों में हुए व्यापक परिवर्तन उत्तरदायी रहे। क्या? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के लिए 4 क्षेत्रों में जो परिवर्तन हुआ उसकी वजह से मान सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति हुई है। जिन्होंने इसकी पूर्व पीठिका निर्मित की, जिन्होंने क्या किया? इसकी पूर्व पीठिका निर्मित की। किसकी? औद्योगिक क्रांति की। तो हम इसको देख सकते हैं। पहली चीज आती है 4 क्षेत्रों की बात करें, सबसे पहले आता है जनांकीय क्रांति। क्या? जनांकीय क्रांति मतलब जनसंख्या तेजी से बढ़ी। तो जनांकीय क्रांति की बात करें तो 1740 के दशक में इंग्लैंड में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। जनांकीय क्रांति में क्या होता है? 1740 के दशक में इंग्लैंड में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है, जिससे श्रम शक्ति में तीव्र विस्तार हुआ। जिससे क्या हुआ? श्रम शक्ति में तीव्र विस्तार हुआ और वस्तुओं की मांग एवं कीमत भी बढ़ी। जिससे क्या हुआ? वस्तुओं की मांग और कीमत भी बढ़ी, जिससे इंग्लिश उत्पाद प्रोत्साहित हुए। जिससे क्या होता है? इंग्लिश उत्पाद प्रोत्साहित होते हैं। हिस्सा है जिससे क्या इंग्लिश उत्पाद प्रोत्साहित होते हैं। फिर बात करें आगे तो चूंकि पुरानी तकनीक नवीन आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ थी। जो पुरानी तकनीक से जितना भी उत्पादन होता था तो नए नए लोग आ रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ रहे थे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति उनसे नहीं हो पा रही थी। इसलिए नवाचारों की और रुझान बढ़ता है। मतलब नए नए नवाचारों की कोशिश की जाती है कि उत्पादन को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं या किस तरह से मशीनों का प्रवेश करा सकते हैं। तो सब इस तरफ दिमाग लगाने लगे। इस वजह से क्या जनांकीय क्रांति को एक कारक माना जाता है औद्योगिक क्रांति का। दूसरा कारक माना जाता है कृषिगत क्रांति। दूसरा कारक किसे माना जाता है? कृषिगत क्रांति को। तो कृषिगत क्रांति की बात करें तो इंग्लैंड के इस समय तक कृषि क्षेत्र में बड़े स्तर पर परिवर्तन हुए। क्या? इंग्लैंड के इस समय तक क्या कृषि क्षेत्र में बड़े स्तर पर परिवर्तन हुए, जिसमें कृषि जोतों का एकीकरण किया गया। कृषि जोतों का एकीकरण का मतलब यदि किसान के पास, जैसे मान लो कोई किसान है, उसके पास 1 बीघा यहाँ है, 1 बीघा यहाँ है, 1 बीघा यहाँ है, 1 बीघा यहाँ, 1 बीघा यहाँ, उसके पास 5 बीघा जमीन है लेकिन अलग अलग जगह है वो। तो वह क्या करता है कि वह सब जगह को, सारे खेतों को ठीक से देख नहीं पाता। तो उसको क्या कहेंगे? उसके 500 बीघा ले लेंगे और उसको एक ही जगह 5 बीघा का खेत दे देंगे, जैसे एक बड़ा 5 बीघा का खेत दे देंगे। तो इससे क्या है? वो सारी सारी मशीनों को काम में ले सकता है। तो इसी तरह कृषि जोतों का एकीकरण किया गया। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया। गहन पशुपालन किया गया। क्या? गहन पशुपालन। पहले तो क्या टाइम पास पशुपालन किया जाता था कि चलो ठीक है, जानवर पाल लिए, इतना दूध निकाल लिया या फिर इतने उत्पाद ले लिए जितना आपको आवश्यकता है। अब क्या है? निर्यात की दृष्टि से उनको पाला जाना शुरू कर दिया गया। कृषि श्रमिकों की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। क्या? कृषि श्रमिकों की उपलब्धता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब धीरे 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 क्या है, लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो लोगों की संख्या बढ़ रही है तो जो श्रमिक है, कृषि श्रमिक, इसकी उपलब्धता बढ़ती है। प्रति श्रमिक उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। तो क्यों? क्योंकि उत्पादन बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ रहा है तो प्रति श्रमिक जो उत्पादकता है वो उसमें वृद्धि हो रही है। इस वजह से एक और जहाँ कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जैसे जितने भी उपनिवेश थे वहाँ से कच्चे माल आसानी से इन देशों को उपलब्ध हो जाता था। तो इस वजह से क्रय शक्ति का भी विस्तार होता है, जिससे औद्योगिकरण प्रेरित हुआ। जिससे क्या होता है? औद्योगिकरण प्रेरित होता है। तो इस तरह पहला कारण तो हमने जनांकीय क्रांति देखा, दूसरा कृषिगत क्रांति देखा। तीसरा कारण आता व्यावसायिक क्रांति। तीसरा कारण क्या आता? व्यावसायिक क्रांति। तो व्यावसायिक क्रांति की बात करें, इंग्लैंड के व्यापार क्षेत्र में भी इस समय व्यापक परिवर्तन आ रहे थे। क्या? इंग्लैंड के व्यापार क्षेत्र में भी क्या इस समय व्यापक परिवर्तन आ रहे थे। इसके विदेश व्यापार में वृद्धि हो रही थी। क्या? जो यूरोप के जो देश थे तो उनमें क्या हो रहा था? इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड में ऐसा क्या हुआ? तो पहले बात करें, इंग्लैंड के विदेश व्यापार में वृद्धि हो रही थी। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के उपनिवेश देश काफ़ी की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसलिए इंग्लैंड के जो व्यापारी थे, व्यापार करने के पास लिए उनके पास बहुत सारे बाजार थे। क्या? बहुत सारे बाजार थे। तो इसलिए क्या उनका व्यापार भी बढ़ रहा था। कच्चे माल की उपलब्धता, निर्मित माल को बेचने के लिए बाजार
और पूंजी की उपलब्धता सब में वृद्धि हो गई, मतलब पैसे की भी कोई कमी नहीं है। फिर कच्चा माल उपलब्ध लेने के लिए देशों की भी कोई कमी नहीं, देशों से वो कच्चा माल ले आते थे। भारत जैसे देश से तो कपास भर भर के लेके आते थे, और निर्मित माल को बेचने के लिए बाजार की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बाजार तो उनके पास खूब सारे थे। चौथी आती है हमारी कौन सी, परिवहन क्रांति। चौथी क्या आती है हमारी, परिवहन क्रांति। तो परिवहन क्रांति की बात करें तो इंग्लैंड में सड़कों, रेलों, नहरों, पुलों, क्या सड़कों, रेलों, नहरों, पुलों और बंदरगाहों, इनका विकास तेजी से हुआ, जिसने क्या किया, देश में पूंजी निर्माण को गति प्रदान की। कौन सा, परिवहन क्रांति की बात करें तो सड़कों, रेलों, नहरों, पुलों और बंदरगाह, इन सब का विकास तेजी से हुआ, जिससे क्या देश में पूंजी निर्माण को गति मिली। तो इस तरह हम मान सकते हैं कि इंग्लैंड के अंदर क्या 4 ऐसे क्षेत्र थे जिनमें अंदर बूस्टअप आता है, मतलब क्रांति होती है। इस वजह से जो औद्योगिक क्रांति को तेजी मिली, और ये भी माना गया कि इसकी वजह से क्या है कि इंग्लैंड के अंदर क्या औद्योगिक क्रांति को 50 सालों तक तेजी से बढ़ाया गया। अब बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से परिस्थितियाँ थी, ऐसे कौन कौन से कारण थे, परीक्षा में आ जाए कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड में ही हुआ, ऐसे क्या कारण थे। पहला आता है कृषि सुधार। हम बात कर रहे हैं औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड से ही क्यों हुआ, इसमें पहला कारण आता हमारा कृषि सुधार। कृषि सुधार की बात करें तो 18वीं सदी में शुरू किए गए जो कृषि सुधार है, उनके कारण बड़े स्तर पर कृषक क्या भूमिहीन हो गए। क्या कृषि सुधार किए गए 18वीं सदी में, क्या तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे जो किसान थे वो क्या भूमिहीन हो जाते हैं। अब भूमिहीन हो जाते हैं तो ये कृषक बेरोजगार होने के कारण शहरों की ओर चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि खाना कमाना तो है ही, यदि खाना कमाना है तो कहीं तो जाना ही होगा, तो वे शहरों की तरफ चले जाते हैं, जिससे उद्योगों के लिए सस्ता श्रम मिल जाता है, सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। जो लोग क्या है शहरों की तरफ चले जाते हैं, तो वो शहरों में जाके कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार होते हैं। क्यों, क्योंकि बेरोजगार है, क्या नहीं करेगा, तो उद्योगों के लिए सस्ता श्रम उनको मिल जाता है। अब क्या, कृषि क्षेत्र में तकनीकी जैसे कि ड्रिल मशीन, रासायनिक खाद का प्रयोग, फसल चक्र का विकास, सिंचाई का विस्तार, पशुओं के नस्ल सुधार, इन सब ने कृषि क्षेत्र का विकास को संभव बनाया। तो ये हम देख सकते हैं इंग्लैंड में क्या हुआ, कृषि सुधार किया गया, जिससे क्या है ये समझ आता है कृषि सुधार की वजह से कुछ लोग बेरोजगार हो जाते हैं, बेरोजगार होने की वजह से उद्योगों के लिए सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, साथ ही साथ क्या कृषि में भी विकास होता है। तो ये एक पहला कारण माना जाता है कि इंग्लैंड में ही ये इसकी शुरुआत होती है। क्यों, क्योंकि ये चीज़ें इंग्लैंड से ही शुरू हुई थी। दूसरा कारण आता है इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। क्या, इंग्लैंड की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो इंग्लैंड जो कि भौगोलिक रूप से यूरोप से पृथक एक द्वीप समूह है। क्या, इंग्लैंड क्या किसी से देश से जुड़ा हुआ नहीं है, इंग्लैंड क्या पृथक रूप से एक द्वीप है, जो स्वयं को यूरोप के आंतरिक मामलों से अलग रखने में सफल रहता है। क्या, उस समय क्या है कि इंग्लैंड क्या है, यूरोप के अंदर जो भी दंगे चलते, दंगे का मीन्स एक राज्य दूसरे राज्य से हमेशा लड़ाई करता रहता था, विरोध करता रहता था, तो इंग्लैंड किसी भी मामले में नहीं पड़ता था। क्या, इंग्लैंड किसी भी मामले में नहीं पड़ता था, अपने आप को वहाँ की जो यूरोप की राजनीति होती थी उससे अलग रखना चाहता था और रखता भी था, इसीलिए ये चीज़ें यहाँ संभव हो पाई। उसका पूरा ध्यान स्वयं के विकास पर केंद्रित रहता था। इंग्लैंड का पूरा ध्यान किस पे रहता था, खुद के विकास पर ही केंद्रित रहता था। फिर बात करें लोहे और कोयले की खानों का पास पास होना। इंग्लैंड में एक सबसे अच्छी बात ये थी, जो लोहे और कोयले की खानें थी ये पास पास में थी। अब सबसे बड़ी बात आती है मशीनों के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है इस्पात की। ये सबसे ज़्यादा है, सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है, इस्पात की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे कच्चे लोहे और कोयले से प्राप्त होती है। कच्चे लोहे और कोयले से प्राप्त होती है, हमारी इस्पात की आवश्यकता पूरी होती है। इंग्लैंड में चूंकि लोहे और कोयले की खानें न केवल उपलब्ध थी, इंग्लैंड में क्या है लोहे और कोयले की खानें न केवल उपलब्ध थी बल्कि पास पास में और थी। क्या, बल्कि पास पास में और थी, जिसने क्या इस्पात निर्माण को सुगम बनाया। जिसने क्या किया, इस्पात निर्माण था इसको सुगम बनाया, मतलब आसानी से इंग्लैंड में इस्पात बनना शुरू हो गया। तो तीसरा कारण क्या, लोहे और कोयले की खानों का पास पास होना माना जाता है। फिर आता है इंग्लैंड में शांति और व्यवस्था। इंग्लैंड में शांति और व्यवस्था की बात करें तो यूरोप के जो अन्य देश है जहाँ गृह युद्धों और बाहरी आक्रमणों से त्रस्त थे, यूरोप के अन्य देश जहाँ क्या गृह युद्धों और बाहरी आक्रमणों से त्रस्त थे, वहीं इंग्लैंड इससे अलग शांतिपूर्ण तरीके से रहता था। क्या, यूरोप के जो दूसरे देश थे उनमें तो क्या लड़ाइयाँ चल रही थी, क्या उनमें तो लड़ाइयाँ चल रही थी, लेकिन जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में क्या शांति व्यवस्था फैली हुई थी। 1688 की जो शानदार क्रांति थी, तो 1688 की शानदार क्रांति से स्थापित सुदृढ़ जो संवैधानिक सिद्धांतों और प्रधानमंत्री वॉलपोल
उनकी जो कुशल नीति थी उससे राजनीतिक और वित्तीय स्थायित्व में वृद्धि होती है। किसमें होती है? कुशल नीति से राजनीतिक और वित्तीय स्थायित्व इसमें वृद्धि हो जाती है। तो 1688 में शानदार क्रांति होती है। इसके बाद से क्या है कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में संवैधानिक सिद्धांत स्थापित किए जाते हैं, प्रधानमंत्री बनाया जाता है वॉलपोल को। तो वॉलपोल क्या करते हैं? हमारे कुशल नीति से राजनीति और वित्तीय स्थायित्व को स्थापित करते हैं इंग्लैंड के अंदर। अब इससे क्या होता है? इंग्लैंड में व्यापार और उद्योग को विकास का अवसर मिलता है। इससे क्या होता है? इंग्लैंड में व्यापार जो उद्योग है इसके विकास का अवसर मिलता है। तो इंग्लैंड में शांति और व्यवस्था के कारण क्या होता है? ये मान सकते हैं कि क्रांति इंग्लैंड में हुई। फिर अगला कारण मान सकते हैं इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य, क्योंकि इंग्लैंड के पास क्या भारत जैसे बड़े बड़े देश थे। 18वीं शताब्दी की बात करें, 18वीं शताब्दी तक इंग्लैंड के पास विश्व का विस्तृत साम्राज्य माना जाता है। इंग्लैंड के लिए तो यह बात कही जाती है कि इंग्लैंड का साम्राज्य की बात करें तो उसमें कभी रात नहीं होती, अर्थात पूर्व से पश्चिम तक जाएंगे तो इंग्लैंड के साम्राज्य में कहीं ना कहीं तो दिन होता ही रहता है, उजाला होता ही रहता है। इससे क्या होता है? इससे इंग्लैंड के उद्योगों के लिए कच्चा माल और तैयार माल को बेचने के लिए बाजार आसानी से मिल जाता है। तो बाजार भी मिल जाएगा, साथ ही साथ कच्चा माल भी मिल जाएगा, तो इसके लिए सबसे बढ़िया चीज है। इस आधार पर इंग्लैंड विश्व का सर्वोच्च व्यापारिक राष्ट्र था। मतलब सबसे बड़ा जो व्यापारिक राष्ट्र कौन सा था? इंग्लैंड बना, क्योंकि उसका बाजार भी था तो कच्चे माल के लिए उपलब्धता भी थी, कि ऐसा नहीं कच्चा माल नहीं, कच्चा माल भी खूब था। फिर आता हमारा शक्तिशाली नौसेना। क्या शक्तिशाली नौसेना की बात करें तो इंग्लैंड के पास क्या है? नौसैनिक दृष्टि से शक्तिशाली था। शक्तिशाली नौसेना की बात करें तो ब्रिटेन के नौसैनिक दृष्टि से विश्व में अग्रणी था। मतलब दुनिया के जितने भी मजबूत शक्तिशाली नौसैनिक जहाज थे वो इंग्लैंड के पास थे। इंग्लैंड से कोई भी लड़ नहीं पाता था। शक्तिशाली नौसेना ने समुद्री व्यापार और विशाल साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान करके व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्यों? शक्तिशाली नौसेना ने क्या किया? जो समुद्री व्यापार है और विशाल साम्राज्य, इसको सुरक्षा प्रदान करके क्या किया? व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? वह शक्तिशाली नौसेना ने। तो इसलिए छठा कारण आता हमारा शक्तिशाली नौसेना। सातवां कारण आता है इंग्लैंड का मुक्त समाज। क्या इंग्लैंड का मुक्त समाज क्या कहता है? इंग्लैंड में कृषि दासता और श्रेणी व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी। इंग्लैंड में क्या? कृषि दासता और जो श्रेणी व्यवस्था है ये समाप्त हो चुकी थी, जिससे समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बल मिल क्या जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बल मिलता है। तो इंग्लैंड में क्या? कृषि दासता मतलब खेतीहर मजदूर की बात करें, जो हमारे यहाँ पे बंधुआ मजदूर होते हैं, इस तरह से कुछ नहीं चलता था और श्रेणी व्यवस्था भी समाप्त हो चुकी थी। तो इस वजह से सभी बढ़ बढ़ के कार्य कर रहे थे। अब प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार उद्योग स्थापित करने के लिए स्वतंत्र था, जिसका जो मन करे वो उद्योग लगा सकता है। पहले ऐसा नहीं हो पाता था, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा चल रहा था, तो इसलिए वहां पे उद्योगों का विकास तेजी से होता है। आठवां कारण आता है हमारे अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता की बात करें, कृषि दासता और सामंतवादी व्यवस्था भंग होने से क्या? कृषि दासता और सामंतवादी व्यवस्था भंग होने से क्या? बहुत से अंग्रेज कस्बों की ओर पलायन कर गए। क्या चले गए? कस्बों की तरफ चले गए और वहाँ हस्तकौशल के कार्यों में लग गए। क्या? हस्तकौशल के कार्यों में लग गए। और औद्योगिक क्रांति के समय ये लोग क्या? मशीनों पर काम करने के लिए उपलब्ध हो गए। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारा काम तो आता ही था, बाकी काम उन्होंने सीख लिया। तो इसलिए क्या है, जो उनको अर्धकुशल जो मजदूर थे उनकी उपलब्धता आसानी से हो गई। तो आसानी से होने से क्या? क्रांति इंग्लैंड में होने में फायदा रहा। फिर आता काली मृत्यु, ब्लैक डेड। ब्लैक डेड की बात करें, ये काली मृत्यु की बात करें तो 18वीं सदी के अंत में इंग्लैंड में फैली महामारी ने लाखों लोगों के प्राण ले लिए। क्या? एक महामारी फैली थी 18वीं सदी के अंतर, जिसकी वजह से क्या? इंग्लैंड में लाखों लोग मर गए, जिससे क्या? कृषकों और मजदूरों की संख्या में कमी आई। क्या? किसान और जो कृषक और जो मजदूर थे उनकी संख्या में कमी आई। इससे उद्योगों पर श्रेणी व्यवस्था का नियंत्रण ढीला पड़ जाता है। कि श्रेणी व्यवस्था होती है ना, कि भैया ये जो बीच के लोग होते हैं, जो टॉप क्लीन लोग होते हैं, ऊपर के काम करेंगे, जो नीचे आते हैं, तो इस तरह श्रेणी व्यवस्था थी, ये समाप्त हो जाती है। समाप्त तो नहीं होती, लेकिन इसमें ढिलाई बरती जाती है, जिससे अनेक कारीगरों ने स्वतंत्र व्यवसाय स्थापित कर लिया। जो कारीगर थे उन्होंने किसी के नीचे काम करने की बजाय अपने खुद का व्यवसाय शुरू किया। काली मृत्यु कहते हैं इसको। 10वां कारण आता है हमारा वैज्ञानिक, वो जो आविष्कार है उसको प्रोत्साहन। आविष्कारों की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड से होती है। क्या है? आविष्कारों की शुरुआत सबसे पहले कहाँ होती है? इंग्लैंड से होती है। क्यों? क्योंकि आविष्कारों को प्रोत्साहन दिया, क्योंकि आविष्कारों को प्रोत्साहन देता है इंग्लैंड। और वहाँ की जो इंग्लिश रॉयल सोसाइटी है
उसने क्या किया, विभिन्न क्षेत्रों के लिए के जो विभिन्न क्षेत्रों के जो आविष्कार हुए थे उनको अपना सहयोग दिया था। ये लाइन कट गई लेकिन कोई बात नहीं। तो इंग्लिश रॉयल सोसाइटी ने क्या किया, विभिन्न क्षेत्रों में जो आविष्कार हुए थे उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया था। तो ये लाइन क्या है कि यहाँ कट गई, यहाँ से कट गई, यहाँ आ गई, यहाँ आती। तो यहाँ दोबारा पढ़ देता हूँ आपके लिए। क्या, आविष्कारों की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड से होती है। फिर यहाँ आता आगे, इंग्लिश रॉयल सोसाइटी ने विभिन्न क्षेत्रों के आविष्कारों को प्रोत्साहन दिया। और ये आगे आता है, इसके लिए वहाँ का क्या, इसके लिए वहाँ का राजनीतिक धार्मिक हस्तक्षेपों से मुक्त वातावरण भी सही रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो वातावरण था ना, वो राजनीतिक और धार्मिक हस्तक्षेप नहीं करता था। उद्योगों के अंदर किसी भी तरह के इस तरह के ज्ञान नहीं लगाता था, ये वाला होना चाहिए, वो वाला नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नियम कानून नहीं चलते थे, ना तो राजनीतिक रूप से न ही धार्मिक रूप से। तो इसलिए वो वाला क्षेत्र था ना इंग्लैंड का, वह इन चीज़ों के लिए काफ़ी उपयुक्त बना रहा कि औद्योगिक क्रांति करना आसान रहा उस क्षेत्र में। फिर आता पूंजी की उपलब्धता। 11वां कारण आता है क्या, पूंजी की उपलब्धता। वाणिज्यवाद के प्रभाव स्वरूप क्या, वाणिज्यवाद के प्रभाव स्वरूप क्या होता है, भारत सहित विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य से असामान्य लाभ कमाकर, मतलब बहुत भयंकर लाभ कमाकर जो इकट्ठा किया गया धन प्यूरिटनों और मेथोडिस्ट आंदोलनों से प्रोत्साहित कम व्यय और अधिक बचत की भावना ने इंग्लैंड में औद्योगिकरण हेतु आवश्यक पूंजी की उपलब्धता को संभव बनाया। जैसे बहुत सारी लाइनें डाल दी गई, लेकिन आपको समझना होगा कौन कौन सी। पहली बात, वाणिज्यवाद का प्रभाव रहा। क्या वाणिज्यवाद का प्रभाव रहा, पूंजी की उपलब्धता कैसे रही, पैसा कहाँ से आया, पैसे कहाँ आया कि मतलब वाणिज्यवाद का प्रभाव रहा कि हर कोई क्या है, पैसा बचा के और केवल इन्वेस्ट करना। तो ये क्या है। दूसरी बात, जितने भी औपनिवेशिक साम्राज्य थे हमारे, जैसे भारत या और भी दूसरे थे, वहाँ से जो व्यापारी थे उन्होंने खूब सारा पैसा कमाया। तीसरी बात, जो प्यूरिटन्स और मेथोडिस्ट होते हैं, इनकी एक मानसिकता ये होती है कि पैसा कम खर्च करते हैं और इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं। तो इनकी जो भावना थी, तो इस तरह से क्या इंग्लैंड में पैसों की कोई कमी नहीं हुई। जो हमारे औद्योगिक क्रांति थी, औद्योगिक क्रांति में पैसों की किसी तरह से कमी नहीं आती है। जो हमारे रजनी पामदत्त है इंडिया टुडे की, तो उनके अनुसार यदि प्लासी की लूट का माल और भारत की संपदा इंग्लैंड की ओर उन्मुख नहीं होती, मतलब उसकी तरफ नहीं जाती, इंग्लैंड की तरफ नहीं जाती, तो मैनचेस्टर, पेंसले और लंकाशायर की जो सूती मिलें वो नष्ट हो जाती। और जेम्स वाट, आर्कराइट, कार्टराइट और क्रॉम्पटन जैसे आविष्कारक थे और उनके आविष्कार दोनों को समुद्र में फेंक दिया जाता। क्यों? क्योंकि ये किसी भी काम के नहीं होते। तो ये कहते हैं रजनी पामदत्त, जो इंडिया टुडे की पत्रकार थी, वो ये कहती है कि यदि प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें जो लूटा गया सामान था, या फिर और जो भारत की संपदा, ये दोनों यदि इंग्लैंड की तरफ नहीं जाते तो इंग्लैंड के पास औद्योगिक क्रांति करने के लिए कुछ भी उपलब्ध ना होता, ना तो पैसा होता, ना ही कच्चा माल होता। तो आप इसको देख सकते हैं। तो पूंजी की उपलब्धता किस हद तक थी भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर आता व्यापारी वर्ग का प्रभावी होना। क्या व्यापारी वर्ग का प्रभावी होना भी इसका एक कारण है। इंग्लैंड का नव धनाढ्य वर्ग कुलीन न होकर व्यापारियों और सौदागरों का वर्ग था। इंग्लैंड का क्या, जो नव धनाढ्य वर्ग था, नया नया जो अमीर हुआ वर्ग था, वह क्या था, कुलीन नहीं था। क्या, कुलीन न होकर व्यापारी और सौदागरों का वर्ग था, जो अपनी पूंजी को उद्योगों और अनुसंधानों में लगाने के लिए तत्पर रहता था। जो अपनी पूंजी को क्या, उद्योगों और अनुसंधानों में लगाने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। यह न तो कारोबार में लगने की को कि अपनी शान के खिलाफ समझता था। भाई वो कई जो हमारे पुराने कुलीन लोग होते थे, ये सोचते थे व्यापार करना हमारा काम नहीं है। क्या, व्यापार करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो केवल शासन करना है, हमारा काम तो क्या है, शासन करना है। लेकिन जो नए नए अमीर लोग हुए थे, वे क्या है, व्यापार में लगने को अपनी शान के खिलाफ नहीं मानते थे। क्या, व्यापार में लगने को क्या, अपनी शान के खिलाफ नहीं मानते थे, और न ही उत्पादन विधियों को अपनाने में संकोच करते थे। क्या, कि कोई नई नई जो उत्पादन की विधियां हैं उनको अपनाने में भी कोई संकोच नहीं करते थे। तो व्यापारी वर्ग का प्रभावी होना इसका बहुत बड़ा कारण है। फिर आता बैंकिंग का विकास। क्या, बैंकिंग का विकास की बात करें तो 18वीं शताब्दी की शुरुआत में इंग्लैंड में बैंकिंग व्यवस्था का विकास हो चुका था। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या होता है, इंग्लैंड में बैंकिंग व्यवस्था का विकास हो चुका है, जिससे उद्योगपतियों को ऋण प्राप्त करने और धन जमा करने की सुविधा प्राप्त होती है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या होता है, इंग्लैंड में बैंकिंग व्यवस्था का विकास हो चुका है,
जिससे क्या होता है, उद्योगपतियों को ऋण प्राप्त करने और धन जमा करने की सुविधा मिल जाती है कि कोई भी नया उद्योग खोलने के लिए उसको पैसे की जरूरत पड़ती है तो लोन ले लो, और पैसा कमाया तो उसको जमा करने के लिए धन की सुविधा। तो दोनों सुविधा हमारे उस समय हो गई थी बैंकिंग सुविधा का विकास। 14वां कारण आता मांग के अनुरूप उत्पादन। क्या मांग के अनुरूप उत्पादन की बात करें तो इंग्लैंड के निर्यात व्यापार में फ्रांस की भांति विलासिता की वस्तुएं शामिल नहीं थी। जैसे फ्रांस दूसरे देशों को जो सामान बेचता था उसमें अधिकतर वही वस्तुएं होती थी जो विलासिता की होती थी। जैसे कोई कंबल है, कोई कालीन है, कोई शॉल है, कोई एंटिक चीज। तो एंटिक चीज़ों को क्या है बाहर ज़्यादा बेचा जाता था, तो लोगों की डिमांड भी कम होती थी उनकी। लेकिन इंग्लैंड ऐसा नहीं करता था। इंग्लैंड में जो वस्तुएं बनती थी वह केवल दिनचर्या की वस्तु होती थी। जैसे कोई कपड़ा है, कोई पैंट शर्ट का कपड़ा है, कोई जूता है, तो इस तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। क्या इस तरह की चीज़ें बनाई जाती थी जिससे क्या है कि लोगों को उनकी डिमांड में ज़्यादा रहता था। वो चीज़ें क्या लोगों की डिमांड में ज़्यादा रहती थी। बल्कि इंग्लैंड सामान्य जरूरत की वस्तुओं का उत्पादन करता था, जिसके जिनके लिए मशीनीकरण फायदेमंद रहा। क्यों? क्योंकि मशीनीकरण से क्या है उनके ज़्यादा हमारे आइटम्स की निर्माण किया जा सकता है। जबकि हमारे फ्रांस था और भी देश थे वो एंटिक चीज़ें बनाया करते थे। एंटिक चीज़ें बनाने के लिए क्या मशीनीकरण करना ठीक नहीं रहता है। अतः इंग्लैंड सदैव उत्पादन बढ़ाने पर ही ध्यान रखता था। क्या कीमत बढ़ाने की बजाय उत्पादन बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान रखता था। अगला कारण हमारा 15वां कारण फ्रांसीसी क्रांति और युद्ध। नेपोलियन से युद्ध के दौरान क्या नेपोलियन से युद्ध के दौरान इंग्लैंड को अपनी और सहयोगी देशों की सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ा। इसके लिए उत्पादन के तरीकों में सुधार करना जरूरी था। क्या नेपोलियन से युद्ध के दौरान क्या होता है इंग्लैंड को अपनी और अपनी जो सहयोगी देश है इनकी जो सैनिक आवश्यकता है, अब यदि उनकी सैनिक आवश्यकता को पूरे करने के लिए मशीनीकरण ना अपनाया जाए तो उत्पादन बढ़ेगा नहीं, और उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो उनकी आपूर्ति नहीं हो सकती। इसके लिए उन्होंने उत्पादन के तरीकों में सुधार करना जरूरी माना है। युद्ध के पश्चात उत्पन्न जो बेकारी है, क्या युद्ध के पश्चात उत्पन्न बेकारी है, इसको दूर करने का एकमात्र उपाय भी उद्योग धंधों का विकास ही था। जो बेकारी बेरोजगारी फैली थी युद्ध के बाद, क्यों? क्योंकि एक बार युद्ध हो गया तो उन सैनिकों का क्या करेंगे, वो सैनिक कहाँ जाएंगे? तो उस युद्ध तो लड़ नहीं रहे तो सेना को फिर फ्री कर दिया जाता है, मतलब अपना अपना काम करो। तो उन उद्योगों में लग के वो बेरोजगारी उनकी दूर होती है। तो इस तरह हमने 15 कारण देखे। जो 15 कारण वो कारण है जिसमें हमने ये देखा कि इंग्लैंड के अंदर ही ये औद्योगिक क्रांति क्यों होती है, इसके कारण। तो एक बार वापस देख लेते टॉपिक। पहला कारण होता है कृषि सुधार, दूसरा होता है इंग्लैंड की जो भौगोलिक अवस्थिति है, तीसरा लोहे और कोयले की खानों का पास होना, चौथा इंग्लैंड में शांति और व्यवस्था, पांचवा आता है इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य, छठा आता है शक्तिशाली नौसेना, सातवां आता है इंग्लैंड का मुक्त समाज, आठवां आता अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता, नवा आता काली मृत्यु, 10वां आता हमारा वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन, 11वां आता हमारा पूंजी की उपलब्धता, 12वां आता व्यापारी वर्ग का प्रभावी होना, 13वां आता बैंकिंग का विकास, 14वां आता मांग के अनुरूप उत्पादन, 15वां आता हमारा फ्रांसीसी क्रांति और युद्ध। अब हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई, क्या क्या हुआ औद्योगिक क्रांति के दौरान। इसके लिए हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र। क्या देखेंगे? औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति किन किन क्षेत्रों में हुई थी। पहला क्षेत्र आता हमारा कृषि। कृषि के अंदर औद्योगिक क्रांति किस तरह होती है उसके बारे में बातचीत करें। तो यूरोप में कृषि सुधार, जनसंख्या वृद्धि, कच्चे माल की आवश्यकता, कृषि का वाणिज्यीकरण आदि कारणों से क्या होता है कृषि के क्षेत्र में नवीन तकनीकी की आवश्यकता महसूस की जाती है। क्या है? यूरोप में कृषि सुधार, जनसंख्या वृद्धि, कच्चे माल की आवश्यकता, कृषि का वाणिज्यीकरण, ये जो कारण थे इनसे क्या है कृषि के क्षेत्र में नवीन तकनीकी की आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि नई नई तकनीक आनी जरूरी है। सबसे पहले आता हमारा जेथरो टल। कौन आता? जेथरो टल। तो जेथरो टल ने बीज बोने के लिए ड्रिल नामक एक यंत्र बनाया, एक मशीन बनाई जिसे क्या कहते हैं? ड्रिल कहते हैं। और ड्रिल क्या करती थी? बीज बोने का काम करती थी। क्या बीज बोने का काम करती थी? कौन? ड्रिल। ड्रिल क्या करती थी? बीज बोने का काम करती थी। आप इसका नाम याद रखेंगे, जेथरो टल ने हमारे बीज बोने की मशीन ड्रिल बनाई, जिससे क्या जिससे बुआई व्यवस्थित और सुचारू हो जाती है। जिससे क्या बुआई व्यवस्थित भी हो जाती है और सुचारू भी हो जाती है। टाउनशेंड ने विभिन्न फसलों को बदल बदल कर क्रमिक रूप से बोने की जो फसल चक्रण पद्धति है इसका विकास किया। तो आपको ये भी पता है यदि फसलों को बदल बदल कर बोया जाता है
क्या, फसलों को जब बदल बदल के बोया जाता है तो उत्पादकता बढ़ती है। और हमारे टाउनशेंड ने इस चीज़ की खोज कर ली थी कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या, फसलों को बदल बदल के बोना जरूरी है। तो टाउनशेंड ने विभिन्न फसलों को बदल बदल कर क्रमिक रूप से बोने की जो फसल चक्रण पद्धति है इसका विकास कर लिया। आप इसका याद रखेंगे नाम, टाउनशेंड। फिर आता आर्थर यंग। कौन, आर्थर यंग की बात करें। आर्थर यंग साहब क्या कहते हैं, आर्थर यंग ने जो वैज्ञानिक कृषि है, आर्थर यंग ने जो वैज्ञानिक कृषि इसकी शुरुआत की और अपनी जो पत्रिका थी इनकी, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर। कौन सा, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर, इसके माध्यम से इसका प्रसार किया। आर्थर यंग ने वैज्ञानिक कृषि की शुरुआत की। किसका शुरुआत की, वैज्ञानिक कृषि की शुरुआत की आर्थर यंग ने। और एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर नाम की पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम क्या था, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर नाम की पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक के माध्यम से क्या, इन्होंने जो वैज्ञानिक कृषि है इसका विस्तार किया। किसका विस्तार किया, इसका विस्तार किया। फिर आता हमारा 1840 में जर्मन रसायन शास्त्री थे जस्टन वॉन लिविंग। जर्मन रसायन शास्त्री थे हमारे जस्टन वॉन लिविंग ने क्या किया, रासायनिक खाद का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया, रासायनिक खाद का आविष्कार किया, जिससे उपज में तीव्र वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ। जिससे क्या होता है, उपज में तीव्र वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। हमारे 1840 में जर्मन रसायन शास्त्री जस्टन वॉन लिविंग। अब आगे आता हमारे अमेरिका के निवासी थे हिटने। और अमेरिका निवासी थे हिटने, उन्होंने अनाज को भूसे से अलग करने वाली मशीन, कौन सी, अनाज को जो भूसे से अलग करने वाली जो मशीन होती है उस मशीन का आविष्कार किया। वहीं जो साइरस मैककॉर्मिक ने क्या किया, फसल काटने की मशीन का आविष्कार किया। साइरस मैककॉर्मिक ने क्या किया, फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार किया। तो हिटने ने क्या किया, अनाज को भूसे से अलग करने वाली मशीन बनाई। तो साइरस मैककॉर्मिक ने क्या किया, फसल काटने वाली जो मशीन है उसका आविष्कार कर दिया। अब आप देख सकते हैं जिस तरह से मशीनों का आविष्कार हो रहा है उस तरह से क्या है, जो यहाँ पे मजदूर काम करते थे इन कामों को करने के लिए वो बेरोजगार होते जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या, उत्पादकता बढ़ने लगेगी। इस समय कृषि क्षेत्र में कुछ और भी आविष्कार होते हैं, जैसे घोड़े से खींचा जाने वाला पांचा। क्या, घोड़े से खींचा जाने वाला पांचा, लोहे के हल, तवेदार हेरा, ये सभी प्रचलन में आ गए। ये हमारे तवेदार हेरा है, ये पांचा है। तो ये तवेदार हेरा, पांचा, ये सब देख सकते हैं। ये पहले क्या, मनुष्य हाथों से किया करते थे। तो एक तो वो बेरोजगार होते हैं, लेकिन इससे उत्पादकता तो बढ़ती है। कम समय में ज़्यादा खेतों में ये काम करता है। फिर आता रॉबर्ट बेकवेल ने पशु नस्ल सुधार का तरीका खोजा। क्या, रॉबर्ट बेकवेल ने क्या किया, पशु नस्ल सुधार का तरीका खोजा। और तरीका खोजकर पशुधन की जो गुणवत्ता है और उत्पादकता उसमें वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। किसमें क्या किया, जो पशुधन की जो गुणवत्ता और उत्पादकता है उसमें वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया था हमारा रॉबर्ट बेकवेल। तो रॉबर्ट बेकवेल ने क्या किया, पशु नस्ल सुधार का तरीका खोजा और पशुधन की जो गुणवत्ता और उत्पादकता है उसमें वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। इसी के आधार पर चार्ल्स कोलिंग ने भेड़ों की नई नस्ल तैयार की थी। किसने, चार्ल्स कोलिंग ने। इन सभी आविष्कारों का परिणाम था कि कृषि अब अधिशेष उत्पादन वाली लाभपूर्ण प्रणाली में बदल जाती है। मतलब जरूरत से ज़्यादा उत्पादन होने लग गया है, जितनी ज़रूरत किसानों को नहीं है उससे भी ज़्यादा उत्पादन अब होने लग गया है। तो इसका मतलब अब बाहर भी बेचा जा सकता है। अब बात करेंगे वस्त्र उद्योग की। वस्त्र उद्योग की बात करें तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मुख्यतः वस्त्र उद्योग में हुई थी। कहाँ हुई थी, वस्त्र उद्योग में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। 1733 ईस्वी में जॉन के ने क्या किया, फ्लाइट शटल का आविष्कार किया। किसका, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया, किसने, जॉन के ने। आप इसे याद रखेंगे, जॉन के ने क्या किया, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। इससे एक तो कपड़ा चौड़ा बुनना संभव हो गया, कि पहले क्या होता था, कपड़े छोटे बनते थे साइज में, लेकिन अब कपड़े चौड़े बनने शुरू हो गए। वहीं उत्पादन क्षमता भी मनुष्य के मुकाबले कितनी, 10 गुना बढ़ गई। मतलब पहले 10 आदमी मिलके जितना काम करते थे, वैसे अब एक मशीन ही उतना काम कर देती है। तो 10 गुना उसकी क्षमता बढ़ जाती है। 1764 में जेम्स हॉग्रीव्स, क्या 1764 में कौन, जेम्स हॉग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी, आप याद रखेंगे, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। अब स्पिनिंग जेनी क्या करती है, जिसमें एक साथ 8 धागे काटते जा सकते हैं। पहले एक मनुष्य एक बार में एक ही धागा काटता था। यदि आपने देखा हो, महात्मा गांधी जी के पास जो चरखा होता था वह धागा काटने का काम आता था। तो जेम्स हार्ग्रीव्स ने क्या किया, स्पिनिंग जेनी नाम की एक मशीन बनाई जो क्या कर सकती थी,
एक साथ 8 धागे काट सकती थी, तो जेम्स हारग्रीव्स। फिर 1769 में या 1769 में जो रिचर्ड आर्कराइट ने स्पिनिंग जेनी में सुधार किया। स्पिनिंग जेनी जो मशीन थी उसमें सुधार करके जल शक्ति से चलने वाला वाटर फ्रेम नाम का आविष्कार किया। मतलब जल शक्ति का मतलब पानी से चलने वाली एक मशीन बनाई जिसका नाम रखा वाटर फ्रेम। क्या नाम रखा? वाटर फ्रेम रखा। जो किससे चल रही है? हाथों से नहीं चल रही, अब क्या है वो किससे चल रही है? पानी से चल रही है। और किसने बनाई है? रिचर्ड आर्कराइट ने। और रिचर्ड आर्कराइट ने क्या किया? जो स्पिनिंग जेनी थी हमारे जेम्स हारग्रीव्स, उसमें बहुत सारा सुधार किया और उसमें सुधार करके इसका निर्माण किया, ये आविष्कार किया। किसका? वाटर फ्रेम का। ये पहली मशीन मानी जाती है जो मानवीय शक्ति का उपयोग नहीं करती है, अर्थात मानव शक्ति का उपयोग के बिना ये मशीन चलती है। इसलिए यहीं से हम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत माने। जिसका? रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम मशीन का आविष्कार किया और इसी से हम क्या मानते हैं? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानते हैं 1769 में। ये हमारी स्पिनिंग जेनी से चेंज करके जो वाटर फ्रेम था उसकी बात है, रिचर्ड आर्कराइट की। फिर आता है हमारे सैमुअल क्रॉम्पटन। हम सैमुअल क्रॉम्पटन की बात करें, सैमुअल क्रॉम्पटन ने क्या किया? स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया। किसका? सैमुअल क्रॉम्पटन ने क्या किया? स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया। 1785 में एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया। किसने? एडमंड कार्टराइट ने क्या किया? पावर लूम का आविष्कार किया, जो जल और वाद्य दोनों शक्तियों से चलता था। क्या? जल और वाद्य दोनों शक्तियों से चलता था। आप इसे याद रखेंगे। तो एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया, आप याद रखना 1785 में। चूंकि मशीनों ने उत्पादन गति को तो बढ़ा दिया और ओटी हुई कपास अब इससे कम पड़ने लगी। क्यों? क्योंकि मशीनों को चाहिए अब कच्चा माल। मशीनों को क्या चाहिए? अब कच्चा माल। क्यों? क्योंकि मशीनों के पास कच्चे माल की कमी आने लगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा काम करने लगे। इस समस्या का समाधान एली व्हिटनी ने किया, जिसे कॉटन जिन का आविष्कार किया। क्या? कॉटन जिन का आविष्कार किया 1793 में। 1793 में कॉटन जिन का आविष्कार करते एली व्हिटनी। कौन? एली व्हिटनी ने क्या किया? 1793 में कॉटन जिन का आविष्कार किया। इन सब आविष्कारों ने मशीनीकरण को और भी बढ़ावा दिया और उत्पादन में क्या हुआ? अभूतपूर्व वृद्धि को संभव बनाया। क्या हुआ? उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। इस चीज़ को संभव बनाते हैं ये आविष्कारों में मशीनीकरण को बढ़ना की वजह से। फिर आता 1825 में रिचर्ड रॉबर्ट्स। क्या? रिचर्ड रॉबर्ट्स आते, उन्होंने पहली स्वचालित मशीन बनाई। क्या? पहली स्वचालित मशीन किन्होंने बनाई? 1825 में रिचर्ड रॉबर्ट्स ने। फिर आता सबसे ज़्यादा महिलाओं को पसंदीदा 1846 में एलियास हॉब्स। कौन? एलियास हॉब्स ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया। एलियास हॉब्स देख सकते हैं बीच में एलियास हॉब्स बैठे, इन्होंने क्या किया? सिलाई मशीन का आविष्कार किया। एलियास हॉब्स, इन्होंने क्या? सिलाई मशीन का आविष्कार किया। इसके बाद तो क्रांति जैसी, अभी हम क्रांति की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्रांति के हिस्से देख रहे हो। फिर आता आधारभूत उद्योग में कौन कौन सी क्रांति का प्रभाव पड़ा। कोयला और लोहा आधारित उद्योगों के लिए आवश्यक जो वस्तुएं थी, क्या कि आधारभूत उद्योग कोयला और लोहा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें मानी जाती है। क्यों? क्योंकि मशीन निर्माण अच्छी गुणवत्ता के इस्पात के बिना संभव नहीं हो सकता। क्योंकि मशीनें बनाने के लिए क्या? अच्छी किस्म का इस्पात जरूरी है। इस्पात बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? लोहा और कोयला चाहिए। क्या क्या चाहिए? लोहा और कोयला चाहिए आपको इस्पात बनाने के लिए। और इंग्लैंड में ये सब काफ़ी ज़्यादा उपलब्ध था। या तो आधारभूत उद्योग की आगे बात करें तो सबसे पहले कोयले की बात करें। किसकी बात करें? सबसे पहले कोयले की बात करें। तो शुरुआत में लोहा गलाने के लिए क्या? शुरुआत में लोहा गलाने के लिए लकड़ी के कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। 1750 के आसपास अब्राहम डर्बी ने और जॉन रोबक ने, क्या? अब्राहम डर्बी और जॉन रोबक 1750 के आसपास इनके प्रयासों से पत्थर के कोयले का उपयोग किया जाने लगा। जो हमारा एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस का कोयला है, इस कोयले का इस्तेमाल करना पहले नहीं आता था। लेकिन फिर क्या है? अब्राहम डर्बी और जॉन रोबक, इन दोनों के प्रयास से क्या हुआ? तो पत्थर के कोयले का उपयोग करना शुरू किया जाने लगा। इससे पहले क्या? लकड़ी वाले कोयले का इस्तेमाल करते थे, जो राख ज़्यादा देता था, धुआं भी ज़्यादा देता और ऊर्जा कम देता था, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम हुआ करती थी। तो कोयला की बात कर ली हमने। फिर इस्पात निर्माण की बात करें, 1784 में हेनरी कोर्ट ने, कि 1784 में हेनरी कोर्ट ने क्या किया? अधिक शुद्ध और अच्छा लोहा बनाने के लिए पडलिंग विधि का आविष्कार किया।
किसने किया? हेनरी कोर्ट ने क्या किया? 1784 में अधिक शुद्ध और अच्छा लोहा बनाने के लिए पडलिंग विधि है, इसका आविष्कार किया किसने? हमारे हेनरी कोर्ट ने। तो हेनरी कोर्ट ने क्या किया? अधिक शुद्ध और अच्छा लोहा बनाने के लिए पडलिंग विधि का आविष्कार किया। 1856 में हेनरी बेसेमर ने, किसने? 1856 में हेनरी बेसेमर ने जल्दी और सस्ता इस्पात बनाने की जो विधि थी वो खोज निकाली। एक तो जल्दी बने और एक सस्ता बने, इस तरह का इस्पात बनाने की खोज किसने? हेनरी बेसेमर ने। इसीलिए इसे बेसेमर प्रक्रिया कहते हैं और ये आज भी चलती है। कच्चे लोहे से पक्का लोहा बनाना की जो विधियाँ होती है उस विधि को हम क्या बोलते हैं? बेसेमर प्रक्रम या बेसेमर प्रक्रिया। तो ये हेनरी बेसेमर ने 1856 में ही दे दी थी। इस क्रिया में इस्पात सीधे ढलुआ लोहे में बदल जाता है। इस्पात किस में बदल जाता है? ढलुआ लोहे में बदल जाता है इस क्रिया के बाद। कौन सी? बेसेमर प्रक्रिया के बाद। फिर आता न्यूकोमेन। कौन आता? न्यूकोमेन। तो कई बार पहले क्या होता था, जब कोयला खदानों से पानी वो कोयला निकालते थे तो खड्डा हो जाता था और बारिश होती थी तो बारिश का पानी उनके अंदर भर जाता था। तो फिर जब तक बारिश का मौसम सही न हो तब तक काम करना बंद करना पड़ता था। तो इससे दूर करने के लिए न्यूकोमेन ने क्या किया? कोयला खदानों से पानी निकालने के लिए वाष्प इंजन का आविष्कार किया। इसका वाष्प इंजन का आविष्कार किया किसने? न्यूकोमेन ने। कोयला खदानों से पानी निकालने के लिए वाष्प इंजन का आविष्कार किया। और इससे एक कदम आगे बढ़ के 1769 में, कब? 1769 में जेम्स वाट ने, क्या जेम्स वाट ने वाष्प इंजन के जो दोष थे, कमियां थी, इनको दूर करके एक कुशल वाष्प इंजन का आविष्कार किया। किसने? जेम्स वाट ने। तो न्यूकोमेन ने तो केवल कोयला खदानों से पानी निकालने के लिए वाष्प इंजन का आविष्कार किया, लेकिन 1769 में जेम्स वाट ने वाष्प इंजन के जो दोष थे न्यूकोमेन वाले उसको दूर किया और एक कुशल वाष्प इंजन का आविष्कार किया, जैसा कि चित्र में भी आप देख सकते हैं। जो हमारे जेम्स वाट का वाष्प इंजन था उसके बाद। चौथी चीज देखेंगे हम, यातायात के क्षेत्र में क्या योगदान था हमारा, जो हमारी औद्योगिक क्रांति का। तो मैकडम ने सबसे पहले पक्की सड़कों का निर्माण किया। किसने? मैकडम ने क्या किया? सबसे पहले पक्की सड़कों का निर्माण किया। इस विधि को मैकडमाइज विधि कहते हैं। इस विधि को क्या बोलते हैं? मैकडमाइज विधि कहते हैं। पक्की सड़कों का निर्माण करने की विधि है, इसको क्या बोलते हैं? मैकडमाइज विधि कहेंगे। सड़क मार्ग द्वारा भारी सामान का परिवहन खर्चीला होता है। क्या? सड़क मार्ग से जब सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे तो सब ज़्यादा खर्चा आता था। इसको कम करने के लिए जेम्स ब्रिडले ने, जिसने जेम्स ब्रिडले ने 1761 में, अब 1761 में सबसे पहले ब्रिज वाटर नहर बनाई। क्या? जेम्स ब्रिडले ने क्या किया कि जैसे ये कहा कि सड़क से जब सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो महंगा पड़ता है, इसलिए उन्होंने क्या किया? नहर का निर्माण किया। अब नहर का निर्माण करने से क्या? सामान ले जाने में आधा ही खर्चा आता है। क्या? सामान ले जाने में क्या होता है? आधा ही खर्चा आने लग गया। क्या? यातायात के क्षेत्र में विकास से ये फायदा हुआ। फिर आता है, अब पानी पर तेज गति से चलने वाले जो साधन है इसकी आवश्यकता महसूस हुई। सबसे पहले नहरों की बात करने लगे। अब बात करें, नहरों पर तो चलेंगे, लेकिन नहरों पर भी तेजी से चलना है। या नहरों पर भी तेजी से चलना है, जिसे एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट फुल्टन। क्या? रॉबर्ट फुल्टन थे। तो रॉबर्ट फुल्टन ने 1807 में सबसे पहले वाष्प जनित नौका का आविष्कार किया। कि वाष्प से चलने वाली जो नौका है उसका आविष्कार किया, निर्माण किया। और फुल्टन ने जो नौका बनाई थी उसका नाम रखा था उसने क्लेमोंट। क्या नाम रखा? क्लेमोंट। तो ये हमारे फुल्टन साहब है और ये क्लेमोंट है। क्लेमोंट मतलब ये नाव है, इसको क्लेमोंट कहते हैं। जो क्या 1807 में इन्होंने वाष्प से चलने वाली नौका बनाई, जिसे क्या नाम दिया? क्लेमोंट नाम दिया। तो क्लेमोंट को आप देख सकते हैं। एक मिनट, आगे बढ़ते हैं। चलो, 1838 में क्या हुआ? 1838 में निर्मित सीरियस नाम का पहला स्टीम बोट था। क्या? सीरियस नाम का पहला स्टीम बोट था जिसने क्या किया? अटलांटिक समुद्र को 18 दिन में पार किया। पूरे के पूरे अटलांटिक समुद्र को क्या किया? 18 दिन में पार करके दिखाया। किसने? सीरियस नाम की एक स्टीम बोट है। तो इस स्टीम बोट ने क्या किया? 18 दिन के अंदर पूरा अटलांटिक समुद्र को पार करके दिखाया। तब 1838 में। तो उस बोट का नाम था सीरियस। तो सीरियस नाम की बोट आप फोटो में भी देख सकते हैं। फिर आता है स्थल मार्ग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार। क्या? स्थल मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार क्या है? जॉर्ज स्टीफेंस के द्वारा आविष्कृत जो वाष्प इंजन है, ये भाप का इंजन है, रॉकेट था जो लोहे की पटरियों पर दौड़ता था। तो आप देख सकते हैं आज की ट्रेन है
इसको सबसे पहले जब बनाया गया था तो जॉर्ज स्टीफेंस ने क्या किया, भाप से चलने वाले इंजन को बनाया और उसके इंजन का नाम क्या रखा, रॉकेट। जो लोहे की पटरियाँ, मतलब जो पटरियाँ होती है उन पे चलना शुरू कर देता है, तो ये रॉकेट है। तो रॉकेट की तरह चलता है। आज तो बुलेट ट्रेन आ गई। इसके फलस्वरूप क्या होता है, 1830 में जो लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में पहली रेल चलाई गई। आप याद रखना, दुनिया में पहली रेल कब से कब चलाई गई, 1830 में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में पहली रेल चलाई गई थी। 1839 में चार्ल्स गुडियर ने, किसने, चार्ल्स गुडियर ने रबड़ का जो वल्कनीकरण होता है, वल्कनीकरण किसे कहते हैं, कि रबड़ को सल्फर के साथ 373 से 425 डिग्री केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है, तो इसकी खोज की। अब वल्कनीकरण से क्या होता है, इससे सख्त रबड़ का निर्माण संभव हुआ। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले हमारे सादा रबड़ के टायर बनाए जाते थे, जो थोड़ा चलने पर क्या होते थे, घिस जाते थे। क्या होते थे, थोड़ा चलने पर घिस जाते थे। इसलिए क्या है, हमारे रबड़ का वल्कनीकरण की शुरुआत की जाती है। इसका रबड़ के वल्कनीकरण की शुरुआत की जाती है। और वल्कनीकरण किसे कहते हैं, जब रबड़ को सल्फर के साथ अपन 373 से 425 डिग्री केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं, तो इसे वल्कनीकरण कहते हैं। और वल्कनीकरण की खोज किसने की, चार्ल्स गुडियर ने। कब, 1839 में। फिर आता है 1880 में पेट्रोल इंजन का आविष्कार होता है। किसका, पेट्रोल इंजन का आविष्कार होता है 1880 में। अब संचार क्षेत्र की बात करें, संचार क्षेत्र में क्या क्रांति हुई थी उसकी। 1840 में रोलैंड हिल, क्या 1840 में रोलैंड हिल के द्वारा डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई। किसने, रोलैंड हिल ने क्या किया, डाक व्यवस्था की शुरुआत की 1840 में। 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। क्या किया, 1876 में ग्राहम बेल ने क्या किया, टेलीफोन का आविष्कार किया। 1844 में सैमुअल मोर्स ने, ये मोरे नहीं मोर्स है, इससे सैमुअल मोर्स है, तो सैमुअल मोर्स ने तार का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया, तार का आविष्कार किया। पहला अंतर्जलीय तार यंत्र अमेरिका और यूरोप इन दोनों के बीच में बिछाया गया था, जो पानी के अंदर था। तो सैमुअल मोर्स ने तार का आविष्कार किया 1844 में। तो हम देख सकते हैं रोलैंड हिल ने तो डाक व्यवस्था की शुरुआत की 1840 में। 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। 1844 में सैमुअल मोर्स ने तार का आविष्कार किया। तो पहली अंतर्जलीय तार यंत्र हमारे अमेरिका और यूरोप के बीच में बिछाया गया था। अब हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति के प्रभाव कहाँ कहाँ पड़े, कैसे कैसे पड़े। तो औद्योगिक क्रांति के प्रभाव देखें, सबसे पहले अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा, एक तो मशीनों का प्रयोग बढ़ जाता है, उत्पादन में वृद्धि बढ़ती है, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होती है। क्या होता है, मशीनों का प्रयोग बढ़ता है, उत्पादन में वृद्धि होती है, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होती है। आय में वृद्धि होती है, क्या, आय में वृद्धि होती है। मुद्रा पूंजी बाजार का विकास होता है, हमारे औद्योगिक पूंजीवाद का विकास होता है, नगरों का विकास होता है, यातायात साधनों का विकास होता है, और राष्ट्रीय जो बाजार है इनका विकास होता है। तो हमने देखा सकारात्मक, तो ये कारण है। अब डिटेल से देख लें इनको, सारे कारणों को। अब क्या, उत्पादन में मशीनों का प्रयोग बढ़ जाता है। क्या होता है, उत्पादन बढ़ रहा है तो उत्पादन बढ़ने से मशीनों का प्रयोग बढ़ जाता है। पहले ज़्यादातर कार्य हाथ से होते थे, अब मशीनों के होने से होने लग जाते हैं। अब क्या, मशीनों से होने लग जाते हैं। पहले लगभग सारे कार्य क्या हाथ से किए जाते थे, लेकिन अब क्या है, सारे सारे कार्य किससे किए जा रहे हैं, मशीनों से किए जा रहे हैं। कठोर कार्य भी आसानी से होने लग गए। अब पहले कठोर कार्य करने में दिक्कत आती है, लेकिन अब कठोर कार्य भी आसानी से होने लगे। उत्पादन की मात्रा बढ़ गई, जिससे लोगों की आय भी बढ़ गई। क्या, उत्पादन की मात्रा बढ़ गई, जिससे क्या होता है, लोगों की आय भी बढ़ जाती है। व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होने से क्या, नगरों का विकास होता है। क्या, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होती है, और व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होने से नगरों का विकास होना शुरू हो जाता है। नगरीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूंजी बाजार का विकास किया। क्या, जो हमारी नगरीय अर्थव्यवस्था है, तो नगरीय अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मुद्रा और जो पूंजी बाजार है इसका विकास होता है। अब क्या, व्यापारिक पूंजीवाद के स्थान पर क्या, औद्योगिक पूंजीवाद का विकास होता है। एक मिनट, कि अब क्या, व्यापारिक पूंजीवाद के स्थान पर क्या, औद्योगिक पूंजीवाद का विकास होता है। इस समय क्या, यातायात के साधनों में भी क्रांतिकारी बदलाव आए, और इस समय राष्ट्रीय बाजारों का विकास होता है। इस समय क्या, राष्ट्रीय बाजारों का विकास होता है।
तो हमने इस चीज को देख लिया, आर्थिक क्या कारण थे उनको। अब आता हमारे जो नकारात्मक क्या प्रभाव रहे हमारे इसकी अर्थव्यवस्था पर। पहला, परंपरागत उद्योग नष्ट हो जाते हैं। क्या होता है? परंपरागत उद्योग क्या है? नष्ट हो जाते हैं। परंपरागत उद्योग नष्ट हो जाते हैं नकारात्मक प्रभाव में। सबसे पहला आता हमारा, दूसरा आता हमारा बेरोजगारी बढ़ जाती है। क्या औद्योगिकरण से क्या होता है? बेरोजगारी बढ़ जाती है। आर्थिक शोषण में वृद्धि होती है। आर्थिक शोषण होता है और आर्थिक शोषण में क्या तो वृद्धि होती है और आर्थिक संकटों का दौर उत्पन्न होता है। तो हमारे नकारात्मक की बात करें तो परंपरागत उद्योग नष्ट हो जाते हैं, बेरोजगारी में वृद्धि होती है, आर्थिक शोषण में वृद्धि होती है और आर्थिक संकटों का दौर उत्पन्न होता है। तो इसको डिटेल से देखें। डिटेल से देखें तो क्या है आर्थिक कारण, क्या है? परंपरागत उद्योगों का पतन हुआ और परंपरागत जो उद्यमी है अब मजदूर वर्ग में शामिल हो गए। जो परंपरागत उद्यमी थे वो हम ही नहीं है, उद्यमी है ये। तो परंपरागत उद्यमी है अब किस में शामिल हो जाते हैं? मजदूर वर्ग में शामिल हो जाते हैं। फिर बढ़ते हुए जो मशीनीकरण के कारण बेरोजगारी की संख्या बढ़ती है। बढ़ते हुए मशीनीकरण के कारण बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि होती है। क्या होता है? बढ़ते हुए मशीनीकरण के कारण क्या होता है? बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि होती है। औद्योगिक पूंजीवाद में लाभ की भावना बलवती थी। जो औद्योगिक पूंजीवाद था, तो औद्योगिक पूंजीवाद में क्या होता है? लाभ की भावना बलवती थी, जिसमें लाभ कमाने के लिए पूंजीवादी मजदूरों के हिस्से पर अधिकार कर लेता था। तो औद्योगिक पूंजीवाद में क्या होता है? लाभ की भावना बलवती थी, जिसमें क्या लाभ कमाने के लिए पूंजीवादी मजदूरों के हिस्से पर भी अधिकार कर लेता था, जिससे समाज में आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति, जो नवीन प्रवृत्ति थी, वो जन्म लेने लगती है। क्या होता है कि जो समाज में क्या आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति जन्म लेने लगती है। हम नकारात्मक देख रहे हैं, नवीन प्रकार के जो संकट थे, मतलब जो आर्थिक संकट थे, ये दौर आ जाता है। तो बेरोजगारी की संख्या बढ़ रही है, शोषण बढ़ रहा है, तो और क्या चाहिए इससे ज़्यादा समाज पे। अब देखिए हम अर्थव्यवस्था पे तो देख लिया, अब समाज पे औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक की बात करें तो जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है, जनसंख्या वृद्धि होती है, शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ती है, मनोरंजन के साधनों का विकास होता है और नए सामाजिक वर्गों का उदय होता है। मतलब जो बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग है इसका विकास होता है। इसका बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग है, इसका विकास होता है। सामाजिक डिटेल से देखें तो आर्थिक प्रगति और उत्पादन में वृद्धि से क्या, आर्थिक प्रगति और उत्पादन में वृद्धि से क्या हुआ? लोगों की आय बढ़ती है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है तथा जीवन प्रत्याशा में भी वृद्धि होती है। उनके जीवन स्तर में भी सुधार होता है तथा जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है। इस आर्थिक वृद्धि ने जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित किया। क्यों? क्योंकि पैसा बढ़ने पर क्या होता है? खर्चा भी बढ़ने लगता है, तो इससे जनसंख्या वृद्धि भी होती है। नगरीय जीवन ने क्या किया? शिक्षा के प्रति जागरूकता में वृद्धि की। क्या नगरीय जीवन ने क्या किया? शिक्षा के प्रति जागरूकता में वृद्धि की। जीवन की जो नीरसता है, निरता नहीं है, नीरसता, जीवन की निरस्ता को दूर करने के लिए मनुष्य ने मनोरंजन के साधनों का विकास किया। विकारा नहीं है, ये भी विकास है। मनोरंजन के साधनों का विकास किया। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप सामाजिक संरचना में दो नए वर्ग निकल के आए। एक तो पूंजीपति वर्ग, जिसे बुर्जुआ वर्ग भी कहते हैं। दूसरा मजदूर या सर्वहारा वर्ग का उदय होता है। किसका? मजदूर या सर्वहारा वर्ग का उदय होता है। तो सामाजिक का हमने देख लिया, पॉजिटिव का। अब नेगेटिव की बात करें, समाज में नेगेटिव कौन कौन सी चीजें आती है। सबसे पहले क्या होता है? खेती नष्ट होने से क्या, सबका शहरों की तरफ पलायन बढ़ता है। शहरों की तरफ पलायन बढ़ता है तो इससे क्या होता है? संयुक्त परिवारों का पतन होता है। व्यक्ति का भौतिक पक्ष प्रबल होता है। आध्यात्मिक पक्ष की बजाय क्या होता है? भौतिक पक्ष प्रबल होता है। नैतिक पक्ष स्तर में गिरावट आती है। क्या होता है? नैतिक स्तर में गिरावट आती है। पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। क्या होता है? पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। तब इसको देखें, सामाजिक का नेगेटिव में क्या है योगदान है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या होता है? ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर पलायन बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है? शहरीकरण में, जिसरो नहीं है, जिससे, ये स गलत हो गया कई जगह। जिससे शहरीकरण में वृद्धि होने के साथ ही अनेक समस्याओं का उदय होता है। क्या ये राम नहीं, ये भी मैं समस्या, ये भी समस्याओं का उदय होता है। शहरों में झुग्गी झोपड़ियों का विस्तार हुआ, जहाँ जो रहने वाले लोगों का जीवन नारकीय और कष्टपूर्ण था। तो रहने वाले लोग है ना, बसने वाले लोग हैं, तो वो कच्ची बस्तियों में रहने लगे, झुग्गी झोपड़ी में रहने लगे, जिससे उनका क्या जीवन नारकीय कष्टपूर्ण हो गया।
संयुक्त परिवार बिखरने लगे, साथ ही साथ उनकी आदर्शवादी परंपराएं भी विकृत हो जाती है। एक मिनट। तो उनकी आदर्शवादी परंपराएं थी वो भी विकृत हो जाती है। विवाह विच्छेद की जो प्रवृत्तियां वो बढ़ने लग जाती है। क्या होता है? विवाह विच्छेद की जो प्रवृत्तियां वो बढ़ने लग जाती है। समाज में भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अपराध प्रवृत्तियां बढ़ने लगती है। क्या? समाज में भ्रष्टाचार, अनैतिकता और अपराध प्रवृत्तियां बढ़ने लग जाती है। मशीनीकरण के दौर में क्या व्यक्ति का जो भौतिक पक्ष वो प्रबल हो जाता है और मनुष्य का आध्यात्मिक शांति से वंचित हो जाता है। मनुष्य क्या आध्यात्मिक शांति से वंचित हो जाता है, जिससे क्या मनुष्य मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाएगा। मनुष्य क्या होता है? मानसिक जो तनाव है उससे ग्रस्त हो जाएगा। अब बात करें बढ़ते औद्योगिकरण के कारण क्या होता है। बढ़ते औद्योगिकरण के कारण अनेकानेक क्या होता है? पर्यावरणीय समस्याओं का वैश्विक समस्याओं जैसे कि हमारे वैश्विक तापन है, ओजोन परत का क्षरण है, इन सब का सामना मनुष्य को करना पड़ता है। मतलब ये समस्याएं हमारे सबके सामने आती है। जो औद्योगिकरण बढ़ता है और बढ़ते औद्योगिकरण के कारण क्या होता है? अनेकानेक जो हमारी पर्यावरणीय समस्या है, जैसे हमारे वैश्विक तापन है, ओजोन परत का क्षरण है, ये सारी समस्याएं किसके सामने आती है? मनुष्य के सामने आती है। अब हम देखेंगे राजनीतिक प्रभाव। जो हमारा औद्योगिक क्रांति है, तो औद्योगिक क्रांति का राजनीतिक प्रभाव की बात करें, किस तरह से राजनीतिक प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा राजनीति पर? सकारात्मक की बात करें तो शहरी जनसंख्या में वृद्धि होती है। किसकी? शहरी जनसंख्या में वृद्धि होती है। राज्यों की भूमिका में वृद्धि होती है, मतलब सरकार की कल्याणकारी कार्य की शुरुआत होती है। कारखाना एक्ट पारित किए जाते हैं। उदार शासन व्यवस्था की स्थापना की जाती है। किसकी? उदार शासन व्यवस्था की स्थापना की जाती है। अंतर्राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है। किसका? अंतर्राष्ट्र भावना का विकास होता है। नवीन विचारधाराओं का उदय होता है। किसका? नवीन विचारधाराओं का उदय होता है। तो डिटेल से देखें इस चीज को। तो बड़े स्तर पर क्या होता है? बड़े स्तर पर शहर आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभरे नहीं है, उभरे, जिससे लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन बढ़ा। शहरों पर बढ़ते दबाव के कारण क्या राज्य को पेयजल आपूर्ति, भोजन, नगर प्रशासन आदि के संबंध में बहुत सारे कानून बनाने पड़े, जिससे में क्या राज्यों की भूमिका बढ़ जाती है। राज्यों की आय बढ़ने लगती है। राज्य की आय बढ़ने के कारण क्या होता है? लोगों के कल्याण के लिए अधिक काम करने लगता राज्य का कल्याणकारी स्वरूप सबके सामने आता है। मजदूरों की समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारे कारखाना अधिनियम। राजनीतिक दृष्टि से उदारवादी व्यवस्था की स्थापना होती है। क्या होता है? राजनीतिक दृष्टि से क्या होता है? उदारवादी व्यवस्था की स्थापना होती है। जो हमारा औद्योगिक क्रांति ने क्या किया? व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया, जिससे क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्निर्भरता में वृद्धि होती है। क्या? जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्निर्भरता में वृद्धि होती है, और इस चीज ने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीयवाद की जो भावना है इसको बल प्रदान किया। जो अंतर्राष्ट्रीयवाद है इसकी भावना को बल प्रदान किया। वैचारिक स्तर पर समाजवादी जो विचारधारा है इसका उदय प्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप सामाजिक संरचना में उभरे दो नए वर्ग थे, पूंजीपति और मजदूर सर्वहारा वर्ग। इसका ही परिणाम था। तो ये हमने देख लिया, दो वर्ग थे, उनको से पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग, या फिर बुर्जुआ वर्ग या सर्वहारा वर्ग। तो ये हमारी जो औद्योगिक क्रांति है इसी के परिणाम स्वरूप पैदा हुआ था। बुर्जुआ वर्ग द्वारा जो सर्वहारा के शोषण की प्रतिक्रिया स्वरूप समाजवाद का उदय होता है। जो हमारा अमीर वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, ये लगातार मजदूरों का शोषण करने लगा, और इसका शोषण करने की वजह से क्या एक समाजवाद नए नाम की कॉन्सेप्ट का विकास होता है। और यही समाजवाद क्या है? बाद में कार्ल मार्क्स के साम्यवाद का जनक साबित होता है। जो कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद की अवधारणा दी थी, तो यह साम्यवाद की अवधारणा इसी समाजवाद से निकली भी मानी जाती है। साम्यवाद के परिणाम स्वरूप ही रूस ने 1917 में और चीन ने में 1949 में साम्यवादी क्रांति के माध्यम से एक नवीन शासन व्यवस्था प्रणाली अपनाई, और आज देख सकते हैं आप कितना तेजी से वो आगे बढ़ रहे हैं। अब नकारात्मक की बात करें राजनीतिक में नकारात्मक की बात करें तो उपनिवेशवाद का उदय होता है। किसका? उपनिवेशवाद का उदय होता है। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, तो प्रतिद्वंदी विचारधारा का उदय होता है। क्या होता है? दो प्रतिद्वंदी विचारधारा का उदय होता है, और शीत युद्ध का उदय होता है।
राजनीति में क्या होता है, शीत युद्ध का उदय होता है। अब राजनीति में बात करें तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है, और इस उत्पादन में वृद्धि ने दो चीजों की आवश्यकता को प्रबलता प्रदान की। क्या उत्पादन में वृद्धि ने क्या किया, दो चीजों की आवश्यकता थी, उसको प्रबलता प्रदान की। कौन कौन सी, एक तो बड़ी मात्रा में कच्चे माल की, और दूसरा जो उत्पादित माल था उसके लिए बाजार की। तो दो चीजें जरूर चाहिए जो हमारा औद्योगिक क्रांति सफल करनी है। तो इन्हें प्राप्त करने के लिए औद्योगिक देशों ने एशिया, अफ्रीका, अमेरिका में अनेक जो उपनिवेश स्थापित किए, जिससे उपनिवेशवादी जो प्रवृत्ति थी वो बढ़ी और बाद में साम्राज्यवाद का रूप धारण कर लेती है यह प्रवृत्ति। इस साम्राज्यवाद की जो प्रतिस्पर्धा है, इसने विश्व को 2 महायुद्धों में धकेल दिया। जो ये साम्राज्यवाद की प्रतिस्पर्धा है, इसने क्या किया, विश्व को 2 महायुद्धों में धकेल दिया। औद्योगिक पूंजीवाद के परिणाम स्वरूप, क्या औद्योगिक पूंजीवाद के परिणाम स्वरूप जो उभरा पूंजीपति वर्ग है इतना प्रभावशाली हो जाता है कि वह राज्य की नीतियों को भी प्रभावित करने लग जाता है। जो पूंजीवादी वर्ग है इतना प्रभावशाली हो जाता है जो क्या करता है, राज्य की नीतियों को प्रभावित करने लग जाता है। यह वर्ग अपने इस प्रभाव का उपयोग करके राज्य के माध्यम से जो शोषणकारी प्रवृत्तियां हैं उसको बढ़ाना शुरू कर देता है। जो शोषणकारी प्रवृत्तियां होती है उसको बढ़ाना शुरू कर देता है। फिर बात करें राजनीतिक दृष्टिकोण से, बाद में समाजवाद और साम्यवाद पूंजीवाद नामक 2 प्रतिद्वंदी विचारधाराओं का विकास होता है, और यही प्रतिद्वंदिता आगे बढ़ के शीत युद्ध का कारण बनती है। किसमें, समाजवाद और पूंजीवाद में, या फिर साम्यवाद और पूंजीवाद में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। इसी से हमारा क्या, शीत युद्ध जन्म लेता है। वस्तुतः औद्योगिक क्रांति के परिणामों की प्रक्रिया, क्या वस्तुतः औद्योगिक क्रांति के परिणामों की प्रक्रिया अत्यधिक व्यापक और दीर्घकालीन है। इतना छोटी नहीं है, बहुत बड़े बड़े कारण थे इसके लिए जो आज भी हमारे समाज को प्रभावित कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी परोक्ष रूप से इसके परिणाम आते रहेंगे। यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया बन गई है, मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया बन गई है। कौन सी, इन दोनों के बीच में औद्योगिक क्रांति की, क्योंकि औद्योगिक क्रांति नंबर 4 चल रही है अभी। तमाम कमियों के बावजूद मानव जीवन को इसकी देन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान में आधुनिकीकरण और मानव विकास का काफ़ी कुछ श्रेय हम औद्योगिक क्रांति को ही देते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने औद्योगिक क्रांति के सभी चीज़ें देखी। पहले कारण देखे, इंग्लैंड में क्यों हुई इसके कारण देखे, औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र देखे, कौन कौन से आविष्कार हुए इनको देखा। तो इस तरह हमने औद्योगिक क्रांति के बारे में जानने की पूरी कोशिश की। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने थोड़ा फास्ट लेक्चर बनाया है ताकि 1 घंटे में आपको अधिक से अधिक जानकारी दी जा सके और समय कम से कम खराब हो। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।